हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास होने वाली हमारी हिस्ट्री की। और दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट बुक जो है प्राचीन इतिहास दोस्तों वो खत्म हो चुका है। अब जो चल रहा है मिडवल इतिहास चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने पहले वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है पर लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो ही बना रहा हूं मैं। आपका टाइम जो है बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब वैसे ही कम समय है। अभी मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूं फिर उसमें कर दूं तो दोस्तों वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं बस चाहता हूं क्या कि आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करें। उसी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आपसे मैंने वादा भी कर रखा है कि वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो केवल आपके एग्जाम के अंदर आएंगे उससे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करते हैं दोस्तों तो आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। इसको शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक वीडियो पे लाइक तो कर ही दिया करो, उससे मोटिवेशन मिलती है मेरे को, ठीक है। अब देखो मैंने वीडियो अभी तक क्यों नहीं चालू किया, क्योंकि देखो मैंने सारी वीडियो डाल रखी है। आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा देखते हो फिर उसको छोड़ के चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको नॉलेज कहाँ से आएगी, कैसे करोगे एग्जाम में? थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो दोस्तों एग्जाम में अच्छा कर जाओगे। मेरे कहना मानो, मेरा बात मानो। यहां मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं तो केवल मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सके। तो दोस्तों तो थोड़ा बहुत आप भी ध्यान दीजिए चीजों पर, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी मैं तो यहां पर हुई आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए पहला टॉपिक है हमारा किताब उल हिंद की विशेषता बतानी है। तो देखिए किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी ने लिखी थी। और दोस्तों हम इस चैप्टर के अंदर 3 यात्रियों के बारे में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। अलबरूनी पढ़ेंगे, इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे और फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना कॉपी किताब पेन कलम सब उठा लीजिए और लग जाइए पढ़ने पर, ठीक है बस, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, अलबरूनी की कृति किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई है और इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। समझ में आया? जो है ये अरबी में लिखी गई थी और इसकी भाषा जो थी वो सरल और स्पष्ट थी। और देखिए जो ये किताब थी, जो ये ग्रंथ थी, धर्म दर्शन त्योहार खगोल विज्ञान सामाजिक जीवन विज्ञान पर आधारित 80 अध्यायों में बटा हुआ था। कितने अध्यायों में? 80 अध्यायों में बटा हुआ था। आगे चलते हैं। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होता था। मतलब जब भी एक अध्याय की शुरुआत होती तो पहले एक प्रश्न लिखते थे फिर उसके बारे में डिटेल से लिखते थे, ठीक है। तो ये उनकी विशिष्टता थी। आगे चलते हैं। ये कृति उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों के लोगों के लिए लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या चीज थी दोस्तों? इसकी किताब उल हिंद की विशेषता थी। इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि अलबरूनी के समक्ष आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। मतलब अलबरूनी के सामने कौन सी बाधाएं आई जब वो अपनी वृत्तांत लिख रहा था, किताब लिख रहा था। पहले देखिए भाषा संबंधी चुनौतियां क्या आई दोस्तों? भाषा संबंधी चुनौतियां आई। दूसरा क्या आया दोस्तों? धार्मिक भिन्नताएं। तीसरा क्या था? अभिमान और कृतियां। और चौथा क्या हमारा? समाधान। पहला देखिए संस्कृत अरबी और फारसी भाषाएं एक दूसरे से काफी अलग थी। वो तो होती है अलग, आपको पता ही है, ठीक है, जिससे विचारों और सिद्धांतों का अनुवाद करना मुश्किल था। तो पहला पॉइंट ही क्या बना हमारा? भाषा संबंधी चुनौतियां, ठीक है। आगे दूसरा धार्मिक भिन्नताएं। अब भारत के अंदर क्या है दोस्तों, जब अलबरूनी आए तो देख रहे इतनी सारी धार्मिक भिन्नताएं हैं जिसका भी उसको सामना करना पड़ा, ठीक है। अगला है अभिमान और कृतियां। जो अलबरूनी था अधिकतर किस पे निर्भर था? ब्राह्मणों के ग्रंथ पर और उनके द्वारा रचित कृतियों पर विश्वास किया, भले ही वह जानता था कि इनमें कुछ सीमाएं हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है समाधान। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए अलबरूनी ने वेद पुराण भगवत गीता पतंजलि कृतियां और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। तो ये सारी समस्या अलबरूनी के सामने दोस्तों आई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, चलिए भाई। अलबरूनी ने भारत की जाति प्रथा के बारे में क्या लिखा? क्या वो दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा? अलबरूनी ने भारत की जाति प्रथा के बारे में क्या लिखा और उसने जाति प्रथा को किस जाति प्रथा के साथ जोड़कर देखा, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहले तो जाति व्यवस्था का वर्णन। देखिए अलबरूनी ने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा कि भारतीय समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ है। कितने वर्णों में बटा हुआ है? 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शुद्ध,
ठीक है, देखिए जरा, ब्राह्मण जो थे ब्रह्मा के सर से उत्पन्न हुए थे। कहां से दोस्तों? ब्रह्मा के सर से उत्पन्न हुए थे। बहुत बढ़िया। क्षत्रिय कहां थे? क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुए दोस्तों? ब्रह्मा जी के कंधे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो वैश्य थे ब्रह्मा जी के जांघों से, और शूद्र जो थे ब्रह्मा जी के चरणों से। तो ये तो बहुत सिंपल था, समझ में भी आ रहा होगा आपको। आगे चलते हैं, शुद्धों का वर्णन। देखिए शुद्धों का वर्णन क्या करा उन्होंने कहा कि शुद्धों को अछूत मानने से इनकार किया। मतलब इन्हें ऐसा है कि छुआछूत की जो है यहाँ पर ज्यादा करते हैं लोग भारत के अंदर, तो वही देखो इन्होंने अछूत बताया से इनकार कर दिया। और यह भी कहा कि अपवित्र चीजों को भी शुद्ध किया जा सकता है, जैसे सूर्य को शुद्ध करता है हवा, और समुद्र नमक को बचाता है। तो इस तरीके की चीजें, देखिए जैसे सूर्य हवा को शुद्ध करता है और समुद्र नमक को बचाता है। तो इस तरीके की चीजें कहा इन्होंने, क्या? शुद्धों का वर्णन। इन्होंने कहा शुद्ध को अछूत मानने से साफ इनकार कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब फारसी समाज में तुलना क्या किया इन्होंने? देखो अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना प्राचीन फारसी समाज के वर्ण व्यवस्था से की। दोस्तों देखिए, जो फारसी समाज में भी 4 वर्ग थे। क्या थे? फारसी समाज में भी 4 वर्ग थे। जो देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। पहला क्या है? घुड़सवार और शासक वर्ग, जो कि पहले में क्या था? हमारा ब्राह्मण थे। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए, भिक्षु, पुरोहित और चिकित्सक। ये सेकंड में तो जो कि हमारे में क्या थे? क्षत्रिय थे। चलो बहुत बढ़िया। खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, भारत में कौन थे दोस्तों? वैश्य। ठीक है, अब देखिए शिल्पकार। शिल्पकार कौन? जो हमारे उसमें शूद्र थे। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या है कि इसकी भी 4 वर्ग थे। तो इसको भी फारसी समाज से अलबरूनी ने जो है तुलना की थी। चलो बहुत बढ़िया। जाति प्रथा का विश्लेषण, जरा ध्यान दीजिएंगे। सॉरी दोस्तों, अलबरूनी ने भारतीय जाति प्रथा को फारसी समाज की समान व्यवस्था के साथ जोड़ा कर देखा और माना कि दोनों समाजों में समान प्रकार की सामाजिक संरचनाएं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करा दोस्तों? फ्रांसवा कह रहा हूं, अलबरूनी ने फ्रांस के समाज को भारतीय समाज के साथ जोड़कर देखा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखा? ठीक है, अब आ गया दोस्तों हमारा इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में बताना है। देखो पहले देखो इसने क्या बताया? शहरों की समृद्धि। देखिए इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को समृद्ध और घनी आबादी वाले पाए, जिनमें व्यापार और आर्थिक गतिविधियां तेजी से होती। दोस्तों इसने क्या कहा कि जब ये आया भारत, इसने भारत को घूमा, भारत के शहरों में घूमा, बाजारों में घूमा, तो इसने क्या देखा कि यहाँ तो घनी आबादी वाले बाजार हैं और यहाँ व्यापार जो होता है वो आर्थिक गतिविधि तेजी से होता है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। सड़कें और बाजार। देखिए भारतीय शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें और रंगीन बाजार होते थे। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भरे हुए। तो दोस्तों सिंपल है, सड़कें और बाजार में क्या? भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिल्ली और दौलताबाद। ध्यान दीजिए दोस्तों, इब्न बतूता ने दिल्ली को विशाल और सबसे बड़ा बताया, दिल्ली को सबसे बड़ा शहर बताया। ठीक है, और दौलताबाद को भी आकार में दिल्ली के बराबर ही माना। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता आपका टाइम वेस्ट करने में। बिल्कुल ही जो चीज़ आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वही दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक कर दीजिए, बिना लाइक कीजिए मत जाइएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक हो, 10 से 15 लाइक हो। ठीक है, चलिए देखिए बाजारों, इतना तो आप कर ही दोगे। देखिए बाजारों का सामाजिक और आर्थिक केंद्र। देखिए भारतीय बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं थे, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र थे, जहां मंदिरों और मस्जिदों के पास नर्तक, संगीतकार और गायकों का प्रदर्शन होता था। मतलब देखिए जो बाजार होते थे वो सामाजिक और आर्थिक केंद्र। देखिए बाजार, भारतीय बाजार केवल आर्थिक विनिमय की जगह नहीं थे, यहाँ पर मंदिर मस्जिद भी होते थे, जिसके अंदर नृतक, संगीतकार आदि भी रहते थे। ठीक है, चलिए तो ये क्या था क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखा। तो इसने दोस्तों क्या लिखा? ध्यान दीजिए, शहरों की समृद्धि के बारे में बताया। ठीक है, व्यापार वगैरह, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से होती थी, और सड़कें और बाजार बताया, सड़कें बहुत चमक धमक वाले रंगीन बाजार थे यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली और दौलताबाद, इसने बताया कि दिल्ली जो है वो बहुत बड़ी घनी आबादी वाला शहर है, विशाल आबादी वाला शहर है। दूसरा, चौथा पॉइंट, बाजारों का सामाजिक और आर्थिक केंद्र। देखो बाजार केवल आर्थिक गतिविधियों के केंद्र नहीं थे, बल्कि यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें भी होती, जैसे कि नृत्य की हो गई, संगीतकार हो गया इत्यादि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इब्न बतूता ने
दास प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया दोस्तों? क्या मैंने बोला कि इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया? तो जरा ध्यान देंगे इधर, दासों का क्रय विक्रय। देखिए ध्यान से, इब्न बतूता ने लिखा कि मध्यकालीन भारत में दासों को खुले बाजारों में खरीदा और बेचा जाता था। क्या किया जाता था दोस्तों? मध्यकालीन भारत में दासों को खुले बाजारों में बेचा और खरीदा जाता था। अब आगे क्या है? बलपूर्वक दास बनाना। देखिए इब्न बतूता ने बताया कि कई लोग आक्रमण करके दूसरों को बलपूर्वक दास बना लेते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, दासों की विविधता। देखिए दासों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग काम सौंपे जाते थे। क्या है दोस्तों? अलग अलग काम जो है दासों को उनकी योग्यता के अनुसार सौंपा जाता था। कुल घरेलू कामों में होते थे, जबकि कुछ संगीतकार, गायक या गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे। दोस्तों आप एक मिनट इसे देखिए जरा, मैं पानी पी लेता हूं। थैंक यू दोस्तों, आप एक मिनट ने के लिए रुक गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पानी पी रहा था दोस्तों, क्योंकि प्यास लग रहा था, गला सूख रहा था। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या बोला? दासों की विविधता। क्या है? दासों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग काम सौंपे जाते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ घरेलू कामों में होते थे, जबकि कुछ संगीतकार, गायक, गुप्तचर भी होते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों थोड़ी एनर्जी सी आ गई पानी पी के। तो देखिए आगे क्या है? दासों का भेंट भेजना। अब क्या था दोस्तों कि दासों को भेंट के रूप में भी दिया जाता था। ठीक है, तो इब्न बतूता ने क्या बताया दोस्तों आपको? दास प्रथा के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया? देखिए जरा ध्यान से। पहले तो बोला कि दास को खरीदा व बेचा जाता था। सेकंड पॉइंट में बलपूर्वक दास बनाना। ठीक है, दासों की विविधता, बहुत बढ़िया। और दासों को भेंट देना। इब्न बतूता ने भारत बताया कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए घोड़े, ऊंट और एक दास भेंट स्वरूप में दिए। तो यहाँ पर दास प्रथा की कंडीशन बता दी गई है। इब्न बतूता ने भारतीय समाज के दास प्रथा के बारे में बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इब्न बतूता ने संचार व्यवस्था के बारे में क्या लिखा? इब्न बतूता ने संचार व्यवस्था के बारे में क्या लिखा? देखिए, अश्व और पैदल डाक व्यवस्था। देखिए इब्न बतूता ने भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया। दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन किया। एक था अश्व डाक और दूसरा था पैदल डाक। ठीक है, जो कि चिट्ठी वगैरह पहुंचाना होता है जैसे दूसरे का वो। ठीक है, अब देखिए उल्हुक डाक व्यवस्था। देखिए अश्व डाक व्यवस्था को ही उल्हुक डाक व्यवस्था कहा जाता था, जिसमें हर 4 मील पर एक राजकीय घोड़े से संदेश भेजे जाते थे। मतलब देखो हर 4 मील पर क्या रहेगा कि एक घोड़ा रहेगा, हर 4 मील पर एक घोड़ा रहेगा, हर 4 मील पर एक घोड़ा रहेगा, तुरंत तुरंत इसको देगा, ये इसको देगा। तो ऐसे में बहुत स्पीड में जो रहेगा पहुंच जाया करेगा चिट्ठी। ठीक है, अब आगे देखिए पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था में हर मील पर 3 अवस्थान होते थे, जहां डाक वाहक संदेश लेकर जल्दी से यात्रा करते थे। पैदल मतलब देखो क्या था? 3 अवस्थान होते थे जहां डाक वाहन संदेश लेकर क्या कहते? जल्दी से यात्रा करते थे। आगे क्या है? छड़ी का प्रयोग। देखिए संदेश वाहक के पास एक छड़ी होती थी, जिसमें तांबे की घंटी लगी होती थी, जो डाक के तेजी से पहुंचने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती थी। अगला क्या है? विचित्रता। इब्न बतूता को यह विचित्र लगा कि भारत में पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तेज है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें तुरंत भाग भाग के जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? डाक व्यवस्था जो थी, पैदल डाक व्यवस्था थी, वो अश्व डाक व्यवस्था से कई ज्यादा तेज थी, इब्न बतूता ने बताया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अश्व और डाक 2 तरह के अर्थव्यवस्था थे। और उल्हुक, देखिए 1 मार्क्स में आ सकता है, जो ये ना उल्हुक कहा जाता था। किसको? अश्व डाक व्यवस्था को उल्हुक कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था, ठीक है, और छड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग, ताकि आवाज आती थी तुरंत सुनते ही वो बंदा सचेत हो जाता था। मतलब बिल्कुल कान खड़े हो जाते थे बंदे के, और तुरंत ही पकड़ता था और भागने लग जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब आगे फ्रांसवा बर्नियर। अभी तक हमने पढ़ लिया अल्ब्रूनी के बारे में, पढ़ लिया इब्न बतूता के बारे में, पढ़ लिया। आप पढ़ रहे हैं फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए राजकीय भूस्वामित्व
क्वेश्चन क्या है, फ्रांसिस बर्नियर ने भारतीय भू स्वामित्व के बारे में क्या वर्णन किया। भू स्वामित्व मतलब कि जमीन पे मालिकाना हक के बारे में क्या बोला। ठीक है, देखिए फ्रांसिस बर्नियर ने भारतीय भू स्वामित्व के बारे में क्या वर्णन किया, जरा ध्यान दीजिए। राजकीय भू स्वामित्व, देखिए बर्नियर ने बताया कि भारत में निजी भू स्वामित्व नहीं था। मतलब कि क्या था, कोई बंदा मतलब अपनी जमीन नहीं रख सकता था और भूमि पर राजकीय स्वामित्व होता था। मतलब जो भूमि पे राजा का अधिकार होता था, राजकीय मतलब राज्य का अधिकार होता था, जिसके कारण किसान अपनी भूमि को अपनी संतान को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं दे सकते थे। ठीक है, इस पर वो काम करते थे, वो लोग नहीं दे सकते थे अपने पुत्र वगैरह को। ठीक है, किसानों की स्थिति, देखिए किसानों को अपनी भूमि में निवेश करने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे आर्थिक दृष्टिकोण से हानि होती थी। क्योंकि देखो क्या रहता है, किसानों को इतना लाभ ही नहीं मिलता था, जिससे वो लोग क्या करेंगे कि मतलब निवेश कर देंगे। ठीक है, आगे सामाजिक वर्ग, बर्नियर ने भारतीय समाज को गरीब और अमीर वर्गों में बांटा। ठीक है, क्या बांटा इसने, दो ही वर्ग बताए, गरीब और अमीर। आगे क्या है, मध्य वर्ग का अभाव, बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग का अभाव था और राजा गरीबों और भिखारियों के राजा थे। ठीक है ना, मतलब क्या था, जो राजा था वो गरीबों और किसके थे, भिखारियों के राजा थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बताया भूस्वामित्व के बारे में इसने, राजकीय भूस्वामित्व मतलब जमीनों पर किसका हक होता था, राज्य का हक होता था। किसानों की स्थिति कैसी रहती थी, दयनीय रहती थी, क्योंकि वो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से निवेश ही नहीं कर पाते थे। आगे क्या, सामाजिक वर्ग, केवल दो ही सामाजिक वर्ग थे, अमीर और गरीब, इनके अनुसार, मतलब फ्रांसिस बर्नियर के अनुसार। हाँ ठीक है, अब मध्यम वर्ग का अभाव, अब यहाँ क्या था, मध्यम वर्ग का अभाव था, केवल राजा और जो थे गरीब लोग थे, जिसका प्रजा मतलब शासन कौन कर रहा था, राजा कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या वर्णन किया, जरा ध्यान देखिए। सती प्रथा का भयानक दृश्य, देखिए बर्नियर ने एक छोटी आयु की विधवा का वर्णन किया जो 12 वर्ष से अधिक नहीं थी और उसे सती होने के लिए बलात्कृत किया गया। मतलब उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, उसे मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स किया गया बहुत ज़्यादा कि उसको चलो भाई लकड़ी पे तुम बैठो, जलते हुए लकड़ी पे बैठो, उसको फोर्स किया गया। ठीक है, सती प्रथा का भयानक दृश्य देखा, 12 साल की लड़की को उसने देखा कि जबरदस्ती लोग जो है उसको ले जा रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट है नरक की ओर यात्रा। देखिए बर्नियर ने उस बच्ची को सती होते हुए देखा जो दुखी और कांप रही थी और उसे जलाने के लिए लकड़ी पर बांध दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्रोध का अनुभव, देखिए बर्नियर ने उस भयानक दृश्य को देखकर क्रोध को व्यक्त नहीं किया और उसे अनदेखा करते हुए लिखा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर सती प्रथा वही होता है जिसमें मतलब क्या होता है, जब पति की जब मृत्यु हो जाती है तो पति जब जलाया जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो उसी समय उस विधवा का यानी उस लड़की का भी क्या रहता है, उसी के उसमें मतलब जो रहता है उसी में जला के मतलब उसको ही भस्म कर दिया जाता है। तो यही चीज़ जो होती है हमारी सती प्रथा होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रांसिस बर्नियर के विवरण कृति की विशेषता बतानी है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए भारतीय समाज की बुराइयां। तो देखिए जो फ्रांसिस बर्नियर था उसने अपनी कृतियों में क्या करा, भारतीय समाज की खुलकर बुराई करी। ठीक है, आगे अगला पॉइंट क्या, यूरोप के साथ तुलना करी। तो फ्रांस जो हमारी भारतीय जो क्या थी वर्ण व्यवस्था थी उसको फारसी वर्ण व्यवस्था से उसने मतलब कंपेयर किया था। बर्नियर ने भारत की तुलना यूरोप खासकर फ्रांस की से और भारत को कमतर दिखाने का प्रयास किया, मतलब फ्रांस से थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करा भारत को। ठीक है, आगे आर्थिक स्थिति, देखिए बर्नियर ने भारतीय किसानों को गरीब दिखाया जबकि भारतीय समाज की दुनिया भर में मांग थी। आगे क्या है, स्वतंत्र दृष्टिकोण, बर्नियर ने विवरण किसी राजा के आदेश में नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए उसने भारतीय समाज की खुलकर आलोचना की। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। थोड़ा सा क्या रहता है कि एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि अभी मैं क्या है कि एक दिन में 2 वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस है, अगर नहीं भी समझ में आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि जैसा भी हो उस पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए किरण इंस्टीट्यूट बाय दीपक सर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये जो है चैप्टर आपका खत्म होता है। ये तो हमारा सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर था जो कि आपने बोल दिया यात्रियों के नजरिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है,
ठीक है, मन लगाकर और मेरे साथ जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।